नमस्कार साथियों, आप सबको गुड इवनिंग। और आज हम, जैसा कि आप काफ़ी दिनों से कमेंट और फ़ोन के माध्यम से बता रहे थे कि सर ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट पर साइंस के बारे में एक वीडियो बताइए कि, और ज़रूरी भी है कि वैसे हमने वीडियो काफ़ी डाले थे पहले। जो ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन का जो एग्ज़ाम था उसमें हमने वीडियो डाले थे और लगभग वो सेम सिलेबस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। केवल इसमें जो डिफरेंस है अब की बार वो है आपके, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी एक जो शांति, मान लो मन की शांति देने वाली बात है कि इसमें 180 और जो डिवाइडेशन है ग्रेजुएशन का और 12th का वो कर रखा है। और एक इसमें 40% का जो रूल है नहीं दे रखा, बाकी वो आरपीएससी पे है, लागू हो या ना हो, लेकिन विज्ञप्ति में नहीं दे रखा। और साइंस की जो सीटों की संख्या है यहाँ 107 है। तो हम बात करें, पूर्ण सिलेबस मेरे पास है, वैसे याद भी है सिलेबस, इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, सिलेबस के एक एक बिंदु आपको भी याद होना चाहिए भी कौन सा बिंदु सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आज हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे। साइंस ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट जो साथी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हम सिलेबस, सबसे पहले पार्ट की बात करें तो 3 आपको वैसे पता है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि पार्ट की संख्या यहाँ मुख्य रूप से 4 है कि पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी, पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री, पार्ट थर्ड में है फिजिक्स और पार्ट 4 में है टीचिंग मेथड। चारों ही पार्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाकी वो आप पर डिपेंड है कि सिलेक्शन करवाने का जो तरीका है। देखो, किसी का भी जो सिलेक्शन हुआ है, कभी भी किसी का भी, तो कंप्लीट सिलेबस मुझे नहीं लगता किसी का भी कंप्लीट हुआ हो, पूरा हो, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो वो आप पर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हैं, और उस सब्जेक्ट के आधार पर यदि आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बाकी यदि दोनों नॉर्मल है तो भी काम चल जाता है। क्योंकि अभी आपने एग्जाम, पीछे का एग्जाम दिया ही है। देखो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, जो पीछे के वीडियो थे वो सभी 2018 के हिसाब से मैंने बनाए थे कि इसमें पेपर का लेवल ये रहा। और अभी पेपर आपके सामने जो पिछले महीने ही हुआ है सेकेंडरी एजुकेशन का, तो पेपर का स्तर बिल्कुल आपके सामने है। सिलेबस का भी आपको पता चल चुका है। मैंने हालांकि आपको बताया भी था कि इस टॉपिक से इतने इतने प्रश्न आने हैं, लगभग वेटेज वही रहा। लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा गड़बड़ाया कि उसने बीएससी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा पूछा। बाकी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लेवल अच्छा रहा और सेम रहा जो था बताया था। और इसी श्रृंखला में हम आज यदि बात करें तो अब समय है जो 12 से 16 फरवरी आपका जो एग्जाम है होना है। तो इसमें टाइम बहुत कम रहा है। टाइम यदि कम देखा जाए बात, तो टाइम बहुत कम है। और इसमें जो हम बात करें कि सिलेबस का जो पार्ट है, इसमें कहाँ तक आपको कवर करना है, तो इसमें थोड़ा सा समय आपको है जो लग सकता है। यदि हम बात करें सिलेबस कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। मेरे हिसाब से यदि जो समय बचा हुआ है उसके हिसाब से आप कवर करना चाहें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड पर अपना फोकस करें। और यदि वो कवर हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आप बिल्कुल सेम पढ़ चुके हैं, और जो साथी पहले से जिनकी बहुत शानदार सब्जेक्ट की तैयारी थी वो उसी अनुरूप अपनी जो तैयारी है जारी रख सकते हैं। जैसे 29 तारीख को फर्स्ट पेपर हो जाता है, फर्स्ट पेपर दोनों का सेम रहना है। 29 के बाद जब भी होगा 12 को 13 को, तो फर्स्ट पेपर एक बार आप छोड़ सकते हैं 12 के बाद, सॉरी 29 के बाद, क्योंकि आप लगातार अभी फर्स्ट पेपर पढ़ ही रहे हैं। और जो साथी सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हैं तो वो उसी अनुरूप अपना आगे तैयार कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो हम बात करें सब्जेक्ट पर पार्ट बायोलॉजी का जो पार्ट है उसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। पीछे हर एग्जाम में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे गए। हालांकि जो अभी एग्जाम हुआ इसमें थोड़ा चकमा दिया बायोलॉजी ने, कारण रहा कि हमेशा प्लांट फिजियोलॉजी से प्रश्न आते हैं ज्यादा। हालांकि IF की बार भी 3-4-5% 4% थे, लेकिन थोड़े टफ पूछे गए और वो प्रश्न हमारे सही नहीं हुए। उसके कारण हमें यह लगा कि इससे प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन प्रश्नों की संख्या थी इसमें, ऐसी बात नहीं है, पूछे भी गए। तो आप तैयारी के हिसाब से यदि बताएं, तो आपकी सिलेबस के हिसाब से बात करें तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से वहां भी बताया था, आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है कि जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, जेनेटिक्स, वो बीएससी वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वही हुआ, जेनेटिक्स में बीएससी के पार्ट से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। जेनेटिक्स वाला जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हलगंता और क्रॉसिंग ओवर वगैरह है, तो वहां से प्रश्न पूछे भी गए। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में आपको अच्छे से तैयार करनी है। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, प्लांट हार्मोन है और माइक्रो एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा एक दो एंजाइम की यूनिट है।
तो ये वो यूनिटें हैं जो वास्तव में वेटेज वाली है। कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो पेपर का जो स्तर रहा सेम इसमें ये रहे, लेकिन लगभग ये यूनिटें आपको इसी हिसाब से तैयारी है जो करनी है। यूनिटों को अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आप प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लें, जो 4-5 यूनिट्स हैं। उसके बाद आप बड़ी यूनिटों में देखें तो जो टैक्सोनॉमी की है बायोलॉजी में, जूलॉजी की बात करें उसमें टैक्सोनॉमी की जो यूनिट है जिसमें जो क्लास फाइलम्स दिए हुए हैं जूलॉजी के अंदर, कोडेट और नॉन कोडेट दोनों। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है बायोलॉजी में बॉटनी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें एल्गी है, कवक है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। वहां से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बड़ी बड़ी यूनिट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इनके आप ऑब्जेक्टिव निकालें और प्रश्न तैयार करें। इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ भी ग्रुप में डाल रखी है, टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस के नाम से जो ग्रुप, उसमें मैंने जो सभी प्रश्न थे वो फ्री, पहले मैंने बिल्कुल फ्री उसमें ग्रुप में पीडीएफ डाली थी। वो पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रश्न है, वो आप अच्छे से उनका रिवाइज कर लें। और इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण जो यूनिट है उसमें बायोलॉजी के अंदर वो है एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। एनिमल एम्ब्रियोलॉजी अपने आप में बड़ी यूनिट है और इम्पोर्टेंट यूनिट है, जहां से हर बार अच्छे प्रश्न पूछे इस यूनिट की बात भी पूछे गए, तो उसको आप केवल एक बार देख सकते हैं आराम से। 12th बेस तक आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये दिक्कत ये रहती है भी हम सर 12th का करें ग्रेजुएशन का करें, तो आप एक बार 12th बेस ही पढ़ लें। यदि ग्रेजुएशन का पूछा भी जाएगा तो भी कोई उससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस पेपर प्रश्न का लेवल बहुत ज्यादा था तो वो मैं नहीं समझता किसी का सही हुआ होगा। आप एवरेज अपने टारगेट है आप 65-70% का रखेंगे, अपने इतने सही हो जाएंगे। उसके अलावा आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि समय सभी को बराबर मिल रहा है। जितना आपको समय है उतना ही दूसरे को समय है। आपका जो कंपटीशन है अपने वालों के साथ ही है, कोई अलग से कंपटीशन है नहीं। तो इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें जो चौथी महत्वपूर्ण यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी की, जिसमें सेल साइकिल का जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण है। सेल साइकिल वाला जो पार्ट आप देखें जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और जो फर्स्ट और सेकंड है समसूत्री विभाजन है, उसको आप एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट है। और ये सेल साइकिल में बात। इसके अलावा प्रोटीन की जो संरचना, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, वो भी महत्वपूर्ण है। उनको भी आप एक बार फर्स्ट यूनिट में देख लें। उसके अलावा इसमें जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, चौथी 5वीं यूनिट जेनेटिक्स के अंदर आपको केवल बीएससी में जो जेनेटिक्स दे रखी है वो महत्वपूर्ण है। जेनेटिक्स का जो पार्ट बीएससी वाली है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, जिसमें लिंकेज वगैरह है, क्रॉसिंग ओवर है, या अन्य जो भी टॉपिक 1-2 दे रखे हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा 6 यूनिट में हम यदि बात करें तो 6 यूनिट में इकोलॉजी का जो पार्ट है, इकोलॉजी केवल आप जो 11वीं 12वीं की बुक में आपको दे रखी है वो इकोलॉजी आप तैयार कर लें। इसके अलावा इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो निकाल लें। ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से निकालें, जो भी इसके मैंने जो प्रश्न दे रखे हैं टेस्ट में वो। इसके अलावा आपको जो एलएम की सीट है या जहां आपको पीछे के साल के जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उनको आप तैयार करें। हालांकि हम जल्द ही अगली वैकेंसी तक आपके लिए ऑब्जेक्टिव बुक भी लेकर आ रहे हैं, तो जैसे ही अगला सेकंड ग्रेड आएगा तो उस समय हमारी बुक भी मार्केट में आएगी। बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है वो हम डालेंगे उसमें। तो कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो समस्या आज स्टूडेंट को आ रही है वो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। हम ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ें। अब एलएन की सीट तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एलएन की सीट मार्केट में मिल भी जाती है, आप ले भी आए, लेकिन उसमें मैटर बहुत ज्यादा दे रखा है। मैटर यदि अपने लेवल का, उसमें हमें कुछ छंटनी करनी पड़ती है, लेकिन हम बुक जल्द इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मार्केट में एक अच्छी सी बुक उपलब्ध करवाएं जिसमें केवल आरपीएससी पैटर्न पर प्रश्न हो हर टॉपिक वाइज, ताकि आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बायो में जो जूलॉजी है, अब इसमें एक समस्या और रहती है कि जूलॉजी और बायो का वेटेज क्या रहता है। तो मुझे जहां तक मेरा आइडिया है, आपने भी देखा है, बॉटनी का जो पोर्शन है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो क्योंकि जूलॉजी में यूनिट्स भी बहुत कम है, जैसे जूलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी है, वहां से ब्लड वाली यूनिट है और एंडोक्राइन वाली यूनिट है, और तीसरी महत्वपूर्ण पाचन वाली डाइजेस्टिव यूनिट है। ये तीनों यूनिट से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आपको एनिमल में एम्ब्रियोलॉजी का मैं बता चुका हूँ, उसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा जो जंतुओं के नाम 3-4 दे रखे हैं, जिसमें आपके जो एनिमल्स, एग्जाम्पल एनिमल का जो दे रखा है वो आपको पता भी है, 4 नाम जो महत्वपूर्ण दे रखे हैं, उनमें केंचुआ और तिलचट्टा है, उसको अच्छे से तैयार करना है। केंचुआ और तिलचट्टा दोनों महत्वपूर्ण है, उनकी पूरी संरचना आपको अच्छे से तैयार करनी है।
ये एनिमल आप पढ़ रहे हैं। इसके अलावा फैमिलीज जहां दे रखी है, तो फैमिली प्लांट की बात करें, मैं दोनों को बराबर बात कर रहा हूँ टेक्सोनॉमी में। प्लांट में फ्लोर फॉर्मूला बहुत कम पूछा जाता है, केवल फैमिलीज के लक्षण पूछे जाते हैं। सोलानेसी का एग्जांपल है, ग्रेमिनी है, इनके जो महत्वपूर्ण लक्षण जो अन्य फैमिली से इनको अलग करते हैं वो प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उन पर अपना फोकस है जो रख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्या है, इसके अलावा आपको केवल जो यूनिट है, कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जो वास्तव में ज्यादा महत्वपूर्ण है। जूलॉजी में मैं आपको बता चुका हूं, फिजियोलॉजी से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और एनिमल जो टैक्सोनॉमी है, जिसमें हम बायो जो बॉटनी की टैक्सोनॉमी उस पर बात कर चुके हैं। एनिमल टैक्सोनॉमी में जहां मैंने भी आप पहले की वीडियो में बताया था, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। नॉन कोऑर्डिनेट में एग्जांपल कम पूछे जाते हैं, एक तो फिशेज में से एग्जांपल भी और कैरेक्टर भी। एनिमल जो पक्षी एवीज में से और मेमेलिया, इनके लक्षण महत्वपूर्ण है, इनके एग्जांपल महत्वपूर्ण है, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। मुख्य रूप से एवीज और मछली फिशेज, वहां से आपको ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना, उनको अच्छे से तैयार कर ले। और नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट भी देख लें और इनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि अभी आर्थ्रोपोडा के खूब इकोनॉमिक इंपोर्टेंट पूछे गए थे और मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है जो महत्वपूर्ण सिलेबस में अलग से मेंशन है। तो ये लगभग बायो का है। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में भी लगभग थ्योरेटिकल प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। लगभग अभी 40 के आसपास प्रश्न आए इसमें, तो लगभग सभी प्रश्न मेरे आईडी से थ्योरेटिकल थे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जो थ्योरेटिकल नहीं था। लगभग 1-2 प्रश्न न्यूमेरिकल थे, बाकी सारे प्रश्न थ्योरेटिकल पूछे गए। और आप जो पेपर है मैंने डाले हैं बहुत शानदार तैयार किए गए हैं। अब पीछे के पेपरों को देखते हैं, उनको आप एक बार कोशिश करें, रिवाइज करें, जरूर आपको उसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। आप ग्रुप में, मैंने ग्रुप का नाम बता दिया है, टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस है, उसमें आपको पेपर पीछे आप करोगे तो लगभग आज से 20-25 दिन पहले मैंने ग्रुप में डाले थे, एग्जाम से 7-8 दिन पहले। तो आप उन पेपरों को अच्छे से हल कर सकते हैं, तैयार करें उनको। बड़े पेपर, छोटे पेपर, उनकी आंसर की, संशोधित आंसर की भी डाली हुई, तो आपको एक जगह अच्छे पेपर मिल सकते हैं। आप उनको तैयार करें, बिल्कुल फ्री है वो। इसके अलावा अब केमिस्ट्री में बात करें, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो यूनिट है, आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले की वीडियो में भी, अभी भी बता रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है क्वांटम नंबर, पाउली अपवर्जन का नियम, अहर्बो सिद्धांत और इसके अलावा एक प्रिंसिपल हुंड रूल। ये जो 3 चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 से 3 प्रश्न सीधे इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न मोल कॉन्सेप्ट से भी कई बार पूछ लिया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो आपको पता है यहाँ से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पोलराइजेशन। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, पोलराइजेशन और संकरण और द्विध्रुव आघूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। दोनों से 100% प्रश्न आएगा। संकरण में से संकरण संरचना वगैरह और संकरण की आकृति या संकरण कौन सा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। इसको आप जब भी पढ़े पीरियोडिक टेबल को, तो आप डी, एस, पी और उनको एक साथ पढ़ लें ताकि आपको कैरेक्टर याद रहेंगे। एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, एफ है, इन ब्लॉक से आप मानकर चले 7 से 8 प्रश्न आते हैं। बड़ी यूनिट है ये, 8 से 9 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप आज भी आप देख लेना पीछे के पेपर में, इन यूनिट से 8 से 9 प्रश्न आपको मिलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, केवल थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछा जाता। केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसका संरचना याद करनी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। इसके अलावा अगली यूनिट है रेडक्स रिएक्शन की। ऑक्सीकरण अंक जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो आप एक बार देख लेना, और पी ब्लॉक में भी कुछ ऑक्सीकरण अंक दे रखे हैं वो आप देख लेना। जो आपके टॉपिक है उनमें जो ऑक्सीकरण अंक बुक में दे रखे हैं केवल आपको वो ही ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पहले बता चुका हूं, कोई ज्यादा वेटेज नहीं रहता, 2-3 प्रश्न आते हैं। यदि आपको वहां भी अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो देख लें, एल्कीन, एल्काइन और हाइड्रोकार्बन है उसको आप एक बार थोड़ा देख लें, वहां से लगभग आपके जो प्रश्न है सही हो जाएंगे। जिसमें बेंजीन, हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा ध्यान रखें, वहां से ज्यादा संभावना रहती है प्रश्नों की। इसके अलावा हम बात करें बड़ी यूनिट की, इसमें तो बहुलक जो थ्योरेटिकल है बिल्कुल, जिसमें एक तो बहुलक वाली जो यूनिट है वो बिल्कुल इजी है, आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी बिल्कुल इजी है। संस्कृत डिपार्टमेंट का इस सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मेरे पास सेकेंडरी एजुकेशन का है सिलेबस, तो कुछ यूनिट उसमें दे रखी है 12वीं वाले में, कुछ उसमें, बाकी सिलेबस सेम है लेकिन उसको 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों में बांट रखा है, तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा
स्टेट ऑफ गैस मैटर, ठोस अवस्था, वहां से 101% सारणी से प्रश्न आना है। मैंने आपको पहले बताया था, टेस्ट में भी दिया था और आया भी सेम प्रश्न। गैस स्टेट से भी एक आधा रूल कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट का मैं आपको बता चुका हूँ। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो आप CFT, और वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ ही तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट है, बड़ी यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इसके अलावा जीरो ग्रुप एलिमेंट से एक प्रश्न संभावित है, आप अच्छे से तैयार कर लें। जो आपके बुक में एग्जांपल दे रखे हैं पी ब्लॉक वाले में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से इसके एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की हम बात कर चुके हैं। महत्वपूर्ण है यहाँ से चुंबकीय प्रवृत्ति, रंग वगैरह, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति और कलर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कैटालिस्ट से कोई हो तो ऐसा प्रश्न, उत्प्रेरक से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स से एक न्यूमेरिकल या सीधा सूत्र भी पूछा जा सकता है। यदि आपसे न्यूमेरिकल हल नहीं हो रहा है, पीछे जो न्यूमेरिकल आया था वो सेम टू सेम हमारे टेस्ट सीरीज से आया था, जो हमने दिया था टेस्ट में वही रहा। तो इसके अलावा सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट बड़ी यूनिटें हैं आप छोड़ भी सकते हैं यदि आपको नहीं है, जैसे सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनका केवल आप थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार कर लें। इलेक्ट्रो का और सॉल्यूशन का आपको परिभाषा वगैरह या कोई सीधा फॉर्मूला है वो आप देख लें। यदि आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रही है तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। 40 में से आपके 33-34% तो केवल थ्योरेटिकल आपको पेन से केवल टिक करना है। 5 से 6% केमिस्ट्री में ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, केवल थ्योरेटिकल रहेंगे। और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको केमिस्ट्री देगी। बायो और फिजिक्स में आप धोखा खा सकते हैं। बायो जिसकी बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट है, वो तो ठीक है, बाकी यदि नॉर्मल है तो आप उसमें थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको कभी धोखा नहीं होगा। आपके प्रश्न 40 आ रहे तो आप 35+ तक आसानी से कर सकते हैं यदि आपकी थोड़ी अच्छी तैयारी है तो। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री से 1% 100% है। थ्योरी की यूनिट तो आपको छोड़ देनी। स्पेक्ट्रो के भी मैंने इसमें प्रश्न डाल रखे हैं, केवल आप उस प्रश्नों को कर सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक है, बायो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, बायो मॉलिक्यूल आप बायो में भी कर सकते हैं। एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री है, यहाँ से भी औषधियों में से भी एक प्रश्न आ सकता है, एक संभावित है। बायो मॉलिक्यूल से 1-2 प्रश्न, इसके अलावा बहुलक से 1 से 2 प्रश्न, इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री उससे 1 से 2 प्रश्न। तो ये थ्योरी वाली यूनिट है, उनसे आप मानकर चले प्योरली थ्योरेटिकल है तो यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड में थोड़ा सा देखो, प्रश्न इतने टफ नहीं थे पिछले पेपर में, केवल उनकी जो प्रश्न था वैसे बड़ा था दिखने में, लेकिन उसको आप अच्छे से पढ़ते तो मैं समझता हूँ 20 में से आप 16, 15, 14 प्रश्न तक आसानी से कर सकते थे, जो एक अच्छा स्कोर था इस पेपर के हिसाब से। तो टीचिंग मेथड को भी आप अच्छे से तैयार कर ले। तो ये बड़ा मैंने सिलेबस को आपको बताया है। यदि फिर भी आपके पास समय कम है तो आप इन यूनिट पर फोकस अच्छे से करें। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसकी एक PDF ग्रुप में डाल दूंगा। और हालांकि मैंने पहले भी वीडियो डाल रखे हैं, शुरू में जो हमारी शुरुआत हमने की थी जबकि वीडियो है, तो उस समय भी हमने वीडियो डाले थे, बताया था आपको। तो लगभग ये संरचना है। बाकी इतना कोई बड़ा लोड वाली बात नहीं है कि हम ये सोचें कि हमारा संस्कृत में नहीं होगा, सीटें कम है, ऐसा बिल्कुल आप सोचे ना। कि जो आपने यदि सेकेंडरी एजुकेशन की तैयारी कर रखी है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ज्यादा टफ एग्जाम है, बड़ी एग्जाम है। तो सेम उसका पैटर्न सिलेबस है, आपने अभी पढ़ा हुआ है, आप उसे जुड़े हुए हैं। तो आप यदि इसमें भी 65 से 70% आप सब्जेक्ट में सही करते हैं और जीके वाले में 50-60% के आसपास सही करते हैं, 240-45 नंबर यदि आप लेके आ रहे हैं संस्कृत एजुकेशन की बात करूं तो इससे ज्यादा कोई मेरिट जाने की संभावना है नहीं। क्योंकि ये जो सीटें हैं हो सकता है आपको मिल भी जाएगी, क्योंकि जो दोनों में लगभग सिलेक्शन का रेशो दोनों में रहता है। तो वो साथी जो सेकेंडरी एजुकेशन को ज्वाइन करेंगे तो वो संस्कृत डिपार्टमेंट को छोड़ेंगे, तो उसमें भी आपको सीटें हैं जो डबल की संख्या में आपको दिखेगी, क्योंकि वो दोनों में चयन होगा तो वो वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपका भी उसमें हो जाएगा सिलेक्शन। तो सीटें अब कम नहीं है, बहुत है, 107 सीटें। और बचे हुए जो दिन है उसमें अभी लगभग 20 से 25 दिन आप अच्छे से मेहनत करें, ऑब्जेक्टिव निकालते रहें। पेपर और बुक्स का मैं बता दूं, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, देखो एग्जाम्पल, यदि आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ दें। यदि आपने पहले राजस्थान बोर्ड पढ़ा है तो राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़े और ऑब्जेक्टिव है जो आप पेपर जो मैंने बताए, इसके अलावा पीछे के जो बोर्ड के पेपर हुए फर्स्ट ग्रेड ISCF वगैरह का, उनको आप सोल्यूशन करें। वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी भी है। लगभग वहां से आपको प्रश्न मिलने की पूरी संभावना ही रहती है। जो भी साथी, काफी साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने पीछे के पेपर हल किए और वास्तव में उनको फायदा भी हुआ। बहुत से ऐसे कॉल भी आए मेरे पास, सर आपने बताया था पीछे के पेपर हल करने से में फायदा हुआ है। वो बिल्कुल होगा फायदा, क्योंकि जो एग्जाम सेटर है वो भी देखता है पीछे के पेपर
और बनाने वाले हैं वो भी देखते ही हैं कि हाँ कोई नया तो होता नहीं हुआ, वही बंदे जो पहले पेपर बना चुके हैं वही पेपर बनाते हैं, फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड का है, या कॉलेज लेक्चर तक के। तो वो पर्सन आप हल करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा भी क्रॉसिंग ओवर से किस तरह के प्रश्न आते हैं, एंजाइम से किस तरह के आते हैं, एंडोक्राइन से किस तरह के प्रश्न आते हैं। थोड़ा उससे एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाता है, उसमें ज़्यादा हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती। तो आप इस तरह आसानी से पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें तो मैं समझता हूँ आप आराम से अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी दिनों से आप बार बार बोल रहे थे सर इसकी रणनीति बताओ, तो ये मैंने आपको बहुत कम शब्दों में शॉर्ट में रणनीति बताई है, आप इसे फॉलो करें और जो अपनी तैयारी है उसमें लगातार जारी रखें। आप बिल्कुल ये ना सोचें सीटें कम है, आराम से आप टारगेट रखें। मान लो 250 नंबर का भी आप टारगेट रख रहे हैं 500 में, तो भी आपका सिलेक्शन लगभग श्योर है। आप मानकर चले ऐसा, इससे ज़्यादा मेरिट रहती नहीं है, क्योंकि पेपर का स्तर सब कुछ इसमें देखी जाती है, सीटों की संख्या, टाइमिंग। अब लोग तैयारी करने वाले भी संस्कृत डिपार्टमेंट में बहुत कम है, आप मानकर चले कोई ज़्यादा संख्या है नहीं तैयारी वालों की भी। तो आप यदि लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, और यदि आप पहले ही मैदान छोड़ देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।